हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस के कारण होते हैं। इसके अलावा हम एचआईवी और कैंसर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिजीज दैट इज मलेरिया के बारे में। ठीक है, मलेरिया ये जो डिजीज है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है। मतलब बेसिकली ये वेक्टर्स के कारण ट्रांसमिट होता है, मॉस्क्यूटो के कारण फैलता है। ठीक है, तो ऐसे में इसी वजह से इसको एक वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खासकर इंसेक्ट, जिनके कारण डिजीज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर मॉस्क्यूटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय द प्रोटिस्ट। ठीक है, तो ये एक मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज है हम बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब वेक्टर मॉस्क्यूटो के कारण होता है, जो कि मॉस्क्यूटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अगर किसी पर्सन को मलेरिया है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में मलेरिया ट्रांसमिट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉस्क्यूटो। और मॉस्क्यूटो अपने अंदर वो पैथोजन कैरी करता है जिसके वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया मॉस्क्यूटो के कारण डायरेक्टली नहीं होता। मलेरिया के लिए एक प्रोटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटोजुआ, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होती है जिसके वजह से मलेरिया होता है। हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटिस्ट, एक प्रोटोजुआ जाता है जिसके वजह से मलेरिया होता है। और ये बॉडी में डालने का काम किसका होता है? तो ये मॉस्क्यूटो का होता है। मॉस्क्यूटो क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे मलेरिया है, मेरे बॉडी पे मॉस्क्यूटो काटेगा, अपने अंदर जब ब्लड सक करेगा तो ब्लड में वो प्रोटिस्ट भी ले लेगा, यानी वो प्लाज्मोडियम भी ले लेगा। और वो प्लाज्मोडियम जाके अब आपके बॉडी पे बैठेगा, मेरे फैमिली मेंबर के बॉडी में बैठेगा। अब ऐसे में वो मॉस्क्यूटो जब उनको बाइट करेगा तो उसके बाद फिर वो प्रोटिस्ट भी उनके बॉडी में डाल देगा। ठीक है, तो इसके वजह से मेरे बॉडी से मलेरिया दूसरे के बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब इस तरीके से मलेरिया एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे। इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज हम बोलते हैं। वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है जो कि मॉस्क्यूटो के कारण फैलता है और ये एक प्रोटिस्ट के कारण यानी एक प्रोटोजुआ के कारण होता है जो कि प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती है जिसमें आती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इट इज द मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्मफुल स्पीशीज है जो सबसे ज़्यादा सीवियर मलेरिया कॉज करती है तो वो है फैल्सीपैरम, जो कि हम देखते हैं कि सीवियर मलेरिया कॉज करती है। ठीक है, ये जो है ये सीवियर मलेरिया जो है कॉज करती है। और वाइवैक्स जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो मलेरिया कॉज करती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो मलेरिया कॉज करेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ज़्यादातर हमको जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। और जो सीवियर मलेरिया होता है, सीवियर मलेरिया जो है वो फैल्सीपैरम के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो, ओनली प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज सीरियस इलनेस वाइल अदर आर रेयरली फैटल। तो बहुत ही कम यहाँ पे बाकी के जितने हैं उतना वो ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं होते, मतलब इतना ज़्यादा उनका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो सीरियस इलनेस होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज करता है। ठीक है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो जाता है तो उनके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया बिगिन टू अपीयर अबाउट 7 to 15 डेज आफ्टर अ बाइट ऑफ इन्फेक्टिव मॉस्किटो। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, एक बार मॉस्किटो ने आपको बाइट कर लिया, आपके बॉडी में वो प्रोटोजुआ चले गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम चले गया, उसके 7 से 15 दिन बाद आपको सिम्टम्स आते हैं। इसका कारण क्या है कि वो जो प्रोटोजुआ आपके बॉडी में गया है वो अपना नंबर बढ़ाता है। ठीक है, 7 से 15 दिन में उसका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आपके बहुत सारे सेल्स को, बहुत सारे फंक्शनिंग को इन्फेक्ट करने लगता है। मतलब आपके पूरे फंक्शनिंग को अल्टर करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण आपका बॉडी फंक्शनिंग सही से नहीं होता और एक डिसीज वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये जो 7 से 15 दिन का जो पीरियड ये ले रहा है, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है। तब तक हमको कोई सिम्टम नहीं दिखते, लेकिन जब उसका नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग को वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, उस टाइम के उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंटिल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिम्टम्स। तो जब तक सिम्टम्स हमको नहीं दिखते, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेके सिम्टम्स तक का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि उस पीरियड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली बढ़ाता है। ठीक है,
तो इनिशियल सिम्टम्स आर फीवर, बहुत जनरली यहाँ पे हमको फीवर देखने को मिलता है, हेडेक होता है, ठीक है, चिल्स ठंड लगती है, इसके अलावा डिफिकल्टी टू रिकॉग्नाइज एज अ मलेरिया। तो ऐसे टाइम पे ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो बहुत नॉर्मल कॉमन कोल्ड वगैरह में भी हमको देखने को मिलते हैं, नॉर्मल फीवर में भी देखने को मिलते हैं। हेडेक होता है, फीवर होता है, चिल्स ठंड लगती है। लेकिन इसका क्लासिकल सिम्टम्स क्या है, अगर हमको प्रॉपरली बताना है कि ये मलेरिया ही है, तो इसमें हम देखते हैं कि फीवर जो है, फीवर फॉलोड बाय स्वेटिंग एंड सडन शिवरिंग। तो फीवर में स्वेटिंग होती है, सडन शिवरिंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एंटायर एपिसोड लास्ट फॉर 4 to 6 आवर एंड रिक्यूर्स एवरी 2 days और 3 days। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एंटायर एपिसोड, जो भी हमारे फीवर का एपिसोड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 6 घंटे तक हमें फीवर रहता है, और उसके बाद वो फीवर चले जाता है, और 1 या 2 दिन बाद फिर से वो फीवर वापस आता है, ठीक है। तो पीरियोडिक फीवर हमको देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो हर 18 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद आपको बार बार बुखार आएगा, ठीक है। आपको लगेगा आप ठीक हो गए, और उसके बाद दूसरे दिन फिर से बुखार आएगा, फिर ठीक हो गए, फिर तीसरे दिन बुखार आएगा। तो ये पीरियोडिक फीवर इसमें देखने को मिलता है। तो इसके सिम्टम बड़े सिंपल से है। नॉर्मली जो फीवर, हेडेक, चिल्स होता है, इसके अलावा शिवरिंग होती है, स्वेटिंग होती है, और पीरियोडिक फीवर्स आते हैं आफ्टर एवरी 1 to 2 days, ठीक है। वोमिटिंग एंड कन्वल्शंस, वोमिटिंग हो सकती है पर्सन को, कन्वल्शंस यानी मसल के जो स्पैजम्स होते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इनवॉलेंट्री, वो हो सकता है। आर्थरालजिया यानी जॉइंट पेन होता है। एनीमिया दैट इज ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, ये जो प्रोटोजुआ होता है दैट इज प्लाज्मोडियम, ये हमारे आरबीसी को अफेक्ट करता है, आरबीसी के अंदर ग्रो होता है, उनको रप्चर करता है। तो आरबीसी का डेड होता है इनके वजह से, बेसिकली आरबीसी खत्म होते हैं बॉडी के। तो ऐसे में इस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन यूरिया यानी जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिया में रिलीज होता है। अरे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आरबीसी ब्रेक होगा, अगर मान लेते हैं ये आरबीसी है, ये आरबीसी ब्रेक हो गया, तो इसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन अब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, इफ़ हीमोग्लोबिन इज़ मोर इनटू द ब्लड, तो ऐसे में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में से यूरिया में रिलीज होगा, ठीक है, और हीमोग्लोबिन यूरिया वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। सो आरबीसी अगर ब्रेक होगा, डीजनरेट होगा, तो हीमोग्लोबिन भी ब्रेक होगा, हीमोग्लोबिन भी डीजनरेट होगा, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा ब्लड में रहेगा तो वो यूरिया के थ्रू बाहर आएगा, सिंपल सी बात है। हिपैटोमेगाली यानी लीवर का एनलार्जमेंट होता है, क्योंकि लीवर के सेल्स को भी अफेक्ट करता है। 2 ही सेल्स को ये पैरासाइट अफेक्ट करता है, लीवर के हेपेटोसाइट्स को, और दूसरा है दैट इज आरबीसीज को, ठीक है। इसके अलावा रेटिनल डैमेज होता है, आई की रेटिना लेयर को ये डैमेज कर सकते हैं अगर वो इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँचता है। सेरेब्रल मलेरिया, अगर ये ब्रेन तक पहुँच जाता है तो ब्रेन को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। बाकी हम इसका ये जो चार्ट देखते हैं वो देख लेते हैं एक बार कि क्या है इसमें। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो यहाँ पे, इस चार्ट में हमको क्लियर दिख रही है कि 4 स्पीशीज़ होती है मलेरिया की। मलेरिया इज़ हैविंग अ 4 स्पीशीज़। द वन इज़ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है। 14 डे में ये अपना नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि ये हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। इसमें हाई फीवर आता है हर 48 घंटे बाद, हर 2 दिन में आपको हर 24 से 48 घंटे में एक बार फीवर आएगा, ठीक है। मतलब पीरियोडिक फीवर हर 48 घंटे में आता है। प्लाज्मोडियम मलेरी, इसका इंक्यूबेशन टाइम 28 डेज़ का होता है। 28 डेज़ तक ये काफ़ी अपना नंबर बढ़ा लेता है, और उसके बाद हमें सिम्टम्स शो होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम देखते हैं, पीरियोडिक फीवर 72 आवर्स के इंटरवल में होता है, हर 2 दिन 3 दिन में फीवर देखने को मिलता है। ओवेल जो है हम देखते हैं, इनका 17 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें भी हाई फीवर हमको देखने मिलता है, और हर 48 घंटे में यानी हर 2 दिन में, हर 1 दिन में यहाँ पे फीवर बॉडी में पीरियोडिक शो होता है। फैल्सीपैरम, जो कि बहुत ही सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया हमको देखने को मिलता है, इसका 12 डेज़ का ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, काफ़ी कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और बहुत ज़्यादा हाई इंटरवल ऑफ फीवर हमको देखने को मिलता है, अबाउट 22 to 48 आवर। तो हर 22 से लेकर 48 घंटे में बार फीवर जो है वो देखने को मिलता है, और यही सीवियर मलेरिया होता है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मलेरिया के कॉज के बारे में डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मलेरिया ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है बोला हमने, जो कि मॉस्किटो से फैलता है, खासकर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। मेल एनाफिलस मॉस्किटो से मलेरिया नहीं फैलता। एनाफिलस मॉस्किटो का एक स्पीशीज़ है, ठीक है। तो मेल क्या करता है, मेल मॉस्किटो जो है वो प्लांट सैप पे फीड करता है। प्लांट सैप क्या होता है, प्लांट के जो ग्रीन स्टेम होते हैं, ग्रीन स्टेम को आप अगर दबाओगे, पिचकोगे, तो उसमें से पानी निकलता है, ठीक है, उसको सैप बोला जाता है।
तो आप देखते होंगे बहुत सारे पेड़ों पे मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, तो वो बेसिकली मेल मॉस्किटो होते हैं। मेल मॉस्किटो क्या करते हैं, प्लांट्स आपको फीड करते हैं और उस पर वो जिंदा रहते हैं। लेकिन फीमेल जो होती है, फीमेल जो है ब्लड पे सर्वाइव करती है, ठीक है, क्योंकि फीमेल में होती है ओवरीज, ओवरीज में वो डेवलप करती है एग्स, ठीक है, और एग डेवलप करने के लिए उनको चाहिए ज़्यादा एनर्जी, और वो ज़्यादा एनर्जी उनको ब्लड से मिलती है, ठीक है। तो फीमेल जो है वो ब्लड पे सर्वाइव करती है, ब्लड पे फीड करती है, ठीक है। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है वो ब्लड पे फीड करती है। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो दूसरे लोगों के बॉडी पे जाके बैठती है, वहाँ से ब्लड सक करती है और अपनी एनर्जी ड्राइव करती है वहाँ से, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही ब्लड सकिंग मॉस्किटो है, और उसी के वजह से यहाँ पे ये मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है, फैलता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के कारण, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमने बोला कि ये प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है, ठीक है, मतलब एनाफिलस मॉस्किटो अपने अंदर क्या कैरी कर रही है, तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट कैरी कर रही है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज़्यादा सीवियर मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और दो है, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। 7 से 15 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसके बाद ये सिम्टम्स शो करते हैं। सिम्टम में फीवर, हेडेक, चिल्स होता है, इसके अलावा शिवरिंग होता है, स्वेटिंग होता है, वोमिटिंग, कन्वल्शंस हो सकता है, पीरियोडिक फीवर हो सकता है, ठीक है, जॉइंट पेन होता है, इसके अलावा हिपैटोमेगाली, हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिन में हीमोग्लोबिन का लॉस होना, ठीक है, रेटिनल डैमेज और सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बाकी इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी डिस्कस कर लिया है। एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसी के साथ नीट में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, किस तरीके का इसका लाइफ साइकिल होता है, किस तरीके से ये जो है ये अपना ग्रोथ शो करता है। तो लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी। लाइफ साइकिल को थ्योरी में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है बुक में, बट ये जो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन हमको दिख रहा है, उस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करती है, ठीक है, अगर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो उसके बॉडी में कुछ गमेटोसाइट्स एंटर होते हैं। ये नीचे वाला ये वाला आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इन्फेक्टेड पर्सन का स्किन है, और ये जो स्किन है ये एक नॉर्मल पर्सन का स्किन है, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि ये एक नॉर्मल पर्सन का स्किन है, नॉर्मल यानी हेल्दी, नॉर्मल यानी हेल्दी पर्सन का स्किन है, ठीक है, और ये जो है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन का स्किन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि भाई मॉस्किटो काटेगा तो एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, और मेनली कौन सा मॉस्किटो काटेगा, दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन को जो है बाइट कर रहा है। जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, ऐसे टाइम पे हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में ये जो गमीटोसाइट्स होते हैं, गमीटोसाइट्स यानी जो गमिट्स होते हैं, बेसिकली गमिट प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है, जो प्रोटोजुआ के, ये जो प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ हम बोले तो अपना प्लाज्मोडियम के गमीटोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखो गमीटोसाइट्स, ठीक है, ये गमीटोसाइट्स जो है, ये गमीटोसाइट्स इसके गट में चले जाते हैं। तो जब ये ब्लड सक करता है, ये मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जब ब्लड सक करता है तो इसके बॉडी में ये पूरे के पूरे गमीटोसाइट चले जाते हैं ब्लड के साथ। अब ये गमीटोसाइट मॉस्किटो के गट में आ चुके हैं, तो गमीटोसाइट्स अब गमिट्स फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे मैक्रोगमिट, माइक्रोगमिट, ये गमिट फॉर्म करते हैं, और जब गमिट फॉर्म हो जाते हैं तो ये गमिट फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबको पता है कि गमिट्स जब दो हैप्लॉइड गमिट मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट अब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के सेल में घुसेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में घुसने के लिए इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है उकाइनेट। उकाइनेट वो स्ट्रक्चर होता है, उकाइनाइट या उकाइनेट बोला जाता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर एंट्री लेता है, अपना स्ट्रक्चर को चेंज करके सेल के अंदर घुसता है, सेल के अंदर जो हम बोल सकते हैं पेनिट्रेट करता है। तो ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये गट की इंटेस्टाइनल वॉल में पेनिट्रेट करता है, ध्यान से सुनो, गट इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर, उसके सेल में घुसता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है और ये अब oocyst बनाता है। oocyst एक अंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है, एग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, oocyst बनाता है। oocyst के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे अब हैप्लॉइड सेल डेवलप होते हैं, ठीक है। oocyst के अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड सेल डेवलप होते हैं। ये oocyst डिप्लॉइड था, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, मॉस्किटो ने हैप्लॉइड गमीटोसाइट्स लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके साथ साथ, मॉस्किटो ने ये जो गमीटोसाइट्स लिए,
मॉस्किटो ने ये जो गमेटोसाइट्स लिए, ये सारे के सारे गमेटोसाइट्स हैप्लॉइड थे। ये हैप्लॉइड गमेटोसाइट्स माइक्रोगमिट आए, हैप्लॉइड मैक्रोगमिट आए, ठीक है। इसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट बना, 2n का डिप्लॉइड जाइगोट बना। इसने 2n का ही यानी डिप्लॉइड oocyst बनाया। oocyst जब बर्स्ट होता है, इसमें से बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजॉइड है ये सारे के सारे हैप्लॉइड है, मतलब ये oocyst में मियोसिस हुआ होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। oocyst में मियोसिस हुआ है और मियोसिस के वजह से बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड रिलीज हुए हैं, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड जो है ये इंटेस्टाइन से माइग्रेट होके सलाइवरी ग्लैंड में आके बैठ जाते हैं। किसके? मॉस्किटो के। जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजॉइड होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पोरोजॉइड अब सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को काटेगा, ठीक है, बाइट करेगा, तो ये सारे के सारे स्पोरोजॉइड उसके ब्लड में ये एंटर करवा देगा। तो ये सारे स्पोरोजॉइड अब ब्लड में आ चुके हैं। ये स्पोरोजॉइड ब्लड के थ्रू सबसे पहले तो हिपैटिक सेल पे एक्ट करते हैं। हिपैटिक सेल किसके सेल होते हैं हमको पता है, हिपैटिक सेल्स आर द सेल्स ऑफ लीवर। तो लीवर के सेल पे ये एक्ट करते हैं और लीवर के सेल में जाके ये अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ग्रोथ करने के बाद ये एक कंडीशन फॉर्म करते हैं शाइजोन्ट। शाइजोन्ट क्या होता है? जिसमें एक सेल बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म करता है, ठीक है। तो शाइजोन्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को, व्हाट इज शाइजोन्ट, ठीक है। तो शाइजोन्ट एक सेल है, एक सेल जो स्पोरोजॉइड हमने बोला, स्पोरोजॉइड, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो सिर्फ न्यूक्लियस की कॉपी बनती है। एक न्यूक्लियस के बहुत सारे न्यूक्लियस जब बन जाते हैं, उस कंडीशन को, उस स्टेज को शाइजोन्ट बोलते हैं। तो ये शाइजोन्ट फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे मैच्योर शाइजोन्ट बना, इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, ठीक है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियस अब बाहर की तरफ भी निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये शाइजोन्ट बना लेता है। शाइजोन्ट यानी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे ये न्यूक्लियस बना लेता है, शाइजोन्ट स्टेज बना लेता है और लीवर के सेल को फाड़ के बाहर निकलता है। मतलब लीवर का सेल अब किल हो जाता है भाई। तो ऐसे लीवर के बहुत सारे सेल को किल करेगा तो हिपैटोमेगैली होगा, मतलब लीवर में स्वेलिंग आएगी, लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये लीवर के सेल को इन्फेक्ट करता है, मैच्योर शाइजोन्ट बनाता है और फिर ये सारे मैच्योर शाइजोन्ट में से ये जितने भी न्यूक्लियस है ये बाहर की तरफ आते हैं और ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनको मिरोजॉइड बोलते हैं, मिरोजॉइड, जिसके बाजू में एक छोटी सी वॉल भी होती है, ठीक है। ये मिरोजॉइड आगे जाके आरबीसी को भी इन्फेक्ट करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स को, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स में भी ये ट्रोपोजॉइड फॉर्म करते हैं। ट्रोपोजॉइड क्या होते हैं? इन्हीं का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म, मैच्योर फॉर्म। मतलब इनमें से मान लेते हैं एक ये मिरोजॉइड निकला और इस मिरोजॉइड ने थोड़ा बहुत ग्रोथ कर लिया, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ हो गई, ग्रोन मिरोजॉइड, ठीक है। ग्रोन मिरोजॉइड को हम क्या बोलेंगे? मिरोजॉइड। ग्रोन मिरोजॉइड आगे जाके ट्रोफोजॉइड बनता है, तो यही इसी को ट्रोफोजॉइड बोलेंगे, ट्रोफोजॉइड, ठीक है। थोड़ी ग्रोथ हो जाती है। मिरोजॉइड सिंपली एक न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस ने थोड़ी बहुत ग्रोथ कर ली, तो ये मिरोजॉइड जो है, मिरोजॉइड, इसका ग्रोथ हो गया ना भाई, ग्रो हो गया अब ये, ठीक है। तो ग्रोन मिरोजॉइड को हम ट्रोफोजॉइड बोलते हैं। तो ये ट्रोफोजॉइड के फॉर्म में अब जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब ये फिर से शाइजोन्ट स्टेज में जाता है। ये फिर से अपनी जो है बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और आरबीसी को भी फाड़ के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आरबीसी को भी फाड़ के यहाँ पे मिरोजॉइड रिलीज हो जाता है। तो ये भी मिरोजॉइड रिलीज हुए और साथ ही में ये इसी में से कुछ गमेटोसाइट्स भी बना लेते हैं। कुछ इसी में से ये गमेटोसाइट यानी गमेट प्रोड्यूसिंग सेल, गमेटोसाइट यानी गमेट प्रोड्यूसिंग सेल भी ये बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली गमेटोसाइट बनते हैं और बहुत सारे गमेटोसाइट ब्लड में रिलीज होते हैं और इन गमेटोसाइट को फिर से कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो आता है वो सक करता है, तो ये गमेटोसाइट उसके बॉडी में जाते हैं। तो फिर से समझते हैं साइकिल क्या है। एक पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में बहुत सारे गमेटोसाइट है। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आया, उसने ब्लड को सक किया, सक करते ही उसके बॉडी में ब्लड तो गया ही बट साथ ही में गमेटोसाइट भी गए। ये गमेटोसाइट आगे जाके गमेट में फॉर्म हुए। गमेट जो है वो फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से oocyst बना,
पहले तो उकाइनेट बना जो कि इंटेस्टाइन में घुसेगा, पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल में, इंटेस्टाइनल सेल में, और ऊसिस्ट बनाएगा। ऊसिस्ट में से मियोसिस होगा और बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड रिलीज होंगे। ये हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड सलाइवरी ग्लैंड में आके बैठ जाएंगे। जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके बॉडी में एंटर करेंगे। ट्रोफोज अब ये स्पोरोजॉइड जो है हेल्दी पर्सन के बॉडी में आते हैं तो हिपैटिक सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं। हिपैटिक सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी शाइजोन बनाते हैं, इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं वहाँ पे भी शाइजोन बनाते हैं। शाइजोन से मीरोजॉइड रिलीज होते हैं और मीरोजॉइड आगे जाके ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट होते हैं। थोड़ा ग्रोन फॉर्म होता है मीरोजॉइड का, ठीक है। और साथ ही में ये मीरोजॉइड आगे फिर से जब शाइजोन बनाते हैं तो शाइजोन में से क्या रिलीज होते हैं, गमीटोसाइड्स भी रिलीज होते हैं और ये गमीटोसाइड फिर से ब्लड में घूमने लगते हैं जहाँ से फिर से कोई मॉस्किटो इसको सक कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसका पूरा लाइफ साइकिल बात कर लिया। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। देखो ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे हमने देखा है कि पूरी लाइफ साइकिल हमने डिस्कस की। व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस सक्स द ब्लड में ट्रांसफर द स्पोरोजोआ टू ह्यूमन सर्कुलेशन। तो जब एक एनाफिलस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड सक करता है तो वो ह्यूमन सर्कुलेशन में इसको आगे ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। स्पोरोजॉइड रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू द फिशन ऑफ शाइजोगोनी। देखो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जिसमें सिर्फ जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, उसको शाइजोगोनी बोलते हैं और वो शाइजोन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। द सेल्स फॉर्म आर नाउ कॉल्ड एज मीरोजाइट। ये जो सेल फॉर्म होते हैं इनको अब मीरोजॉइड बोला जाता है क्योंकि शाइजोन्ड के अंदर से जो सेल निकलते हैं छोटे छोटे उनको मीरोजॉइड बोलते हैं। सेल फॉर्म विद इन द इरिथ्रोसाइट फंक्शन एज अ गमीटोसाइट। तो सेल जो शाइजोगोनी से बनते हैं इरिथ्रोसाइट के अंदर उसको गमीटोसाइट बोला जाता है। इरिथ्रोसाइट के अंदर जो शाइजोगोनी से जो सेल बने हैं उसको गमीटोसाइट बोलेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन सर्कुलेशन में घूमते रहेंगे। जब कोई गमीटोसाइट अब दूसरा मॉस्किटो उसको बाइट करेगा, गमीटोसाइट इफ टेकन अप बाय द फीमेल एनाफिलस। देखो गमीटोसाइट अब लिया जाएगा एक फीमेल एनाफिलस से और उसका फर्टिलाइजेशन होगा इन द गट, तो ठीक है। तो गट में सिस्ट बनेगा, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, जाइगोट से यूकाइनेट और oocyst बनेगा। oocyst आर लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड। oocyst के अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोरोजॉइड होते हैं। ये यहाँ पे मियोसिस होता है, ठीक है। और स्पोरोजॉइड माइग्रेट होते हैं लास्ट में सलाइवरी ग्लैंड में, जो कि फिर से किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस अगर करना है, अगर हमें पता करना है कि ये डिजीज हमको हुआ है, मलेरिया ही हुआ है या नहीं हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि मलेरिया हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए मलेरिया कैन बी डायग्नोस्ड बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ब्लड स्मीयर। तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ब्लड स्मीयर की, ब्लड का ऐसा पतली सी लेयर, देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये भी। अगर हम ये स्लाइड लेते हैं, एक स्लाइड, ठीक है, और स्लाइड में ब्लड का स्मीयर बनाते हैं, ऐसा स्मीयर, पतली सी ब्लड की ऐसी लेयर बनाते हैं, पतली सी एकदम, और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सिस्ट दिखाई देते हैं, सिस्ट, ठीक है। सिस्ट दिखाई देते हैं, मीरोजॉइड दिखाई देते हैं, ट्रोफोजॉइड दिखाई देते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो है मलेरिया हुआ है। तो मलेरिया का हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ब्लड लेंगे, ब्लड का एक बड़ा पतला सा स्मीयर बनाएंगे स्लाइड पे और माइक्रोस्कोप में बड़े बारीकी से उसको देखेंगे कि क्या उसमें हमको ट्रोफोजॉइड, मीरोजॉइड स्मीयर दिख रहा है, क्या हमको रप्चर्ड आरबीसीज दिख रहे हैं, क्या हमको ये सारे सेल दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है। तो ब्लड का स्मीयर यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। बिसाइड अदर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट based on the nucleic acid amplification technique are also used। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है। और साथ ही में यहाँ पे बोला है ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में आर्टिमिसिनिन नाम के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, दैट इज ACTs, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, अलग अलग दवाइयों के कॉम्बिनेशन मिला के एक दवाई दी जाती है। तो ऐसे थेरेपी को हम बोलते हैं आर्टिमिसिनिन, ठीक है, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है। इसमें WHO हैज रिकमेंडेड 5 डिफरेंट ACTs, मतलब 5 अलग अलग टाइप के ड्रग्स को यहाँ पे हम मिला के वो थेरेपी जो है वो दे सकते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ड्रग यूज होंगे, इसमें यहाँ पे देखो आर्टिसिनेट यूज होगा, इसके अलावा सल्फेडॉक्साइन यूज होगा, पायरीमिथामाइन यूज होगा, एटसेट्रा, ठीक है, इन एडिशन टू क्विनिन।
तो ये सारे ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इन आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसको आपको याद रखना है, ये MST CET पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भले ही ये इतना नहीं पूछा जाएगा, बट MST CET में ये पूछा जाएगा बिकॉज इट हैज़ बीन एडेड न्यूली इनटू द सिलेबस। ठीक है, MST CET में पूछा जाएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है हमको। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं। अगर इस डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं, तो प्रिवेंट अगर करना है तो क्या क्या हमें यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट यूजिंग मॉस्किटो नेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट। तो सिंपल सी बात है, काला हीट, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट को यूज़ करना चाहिए, नेट्स को मच्छरदानी को यूज़ करना चाहिए, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड ड्रेनिंग द स्टैगनेंट वाटर वेयर मॉस्किटो लेज एग। तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मॉस्किटो या मच्छर दिखाई देते हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही में स्टैगनेंट वाटर को रुकने से मतलब स्टैगनेंट वाटर को ये करना, ड्रेन करना चाहिए, मतलब उसको स्टैगनेंट वाटर को ऐसे ही नहीं रहने देना चाहिए। जो जमा हुआ पानी होता है कई अलग अलग जगह पे, तो उनको फेंकना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मॉस्किटो लार्वी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग गम्बशिया फिश। तो यहाँ पे गम्बशिया फिश यानी गप्पी फिश जिसको बोला जाता है, उसको यूज़ करके जो स्टैगनेंट वाटर में गप्पी फिश को यूज़ करके हम मॉस्किटो के लार्वे को वो खाती है फिश। ठीक है, उसको खाती है तो लार्वा ही नहीं रहेगा तो मॉस्किटो भी नहीं बनेगा, तो गप्पी फिश का यूज़ करना चाहिए। बायो कंट्रोल बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा हम फुल क्लोथ्स पहन सकते हैं, पूरे जो हमारे हैंड्स को फीट को कवर करते हो ऐसे फुल क्लोथ्स पहन सकते हैं। ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं ओडोमॉस जैसे। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है जैसे केमिकल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके मॉस्किटो के मतलब बाइट होने से, मॉस्किटो से बाइट होने से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे अगर प्रिवेंटिव मेजर्स हम फॉलो करते हैं तो ऐसे में यहाँ पे मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक जो है मलेरिया ये खत्म हो चुका है। आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ चुका होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।